आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। पिछला वीडियो में हमने देखा था कि मौर्य वंश का जो साम्राज्य है उसके जानकारी के स्रोत क्या क्या है। तो हमने साहित्यिक स्रोत और जो पुरातात्विक स्रोत है उस पर बात किया था। उसी क्रम में जो है आज का जो वीडियो है वो है इसके जो पहले संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य। तो यहाँ से हम लोग अब स्टार्ट करेंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य, इसके बाद में बिंदुसार, फिर अशोक और इसके बाद जो भी मतलब शासक आते हैं मौर्य वंश के उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। जैसा कि हम लोग लास्ट वीडियो में इस बात का डिस्कशन किए थे कि कैसे जब सिकंदर जो है विश्व विजय की यात्रा पर निकलता है और जब सिकंदर पर्सिया में ही था तो तक्षशिला के जो आचार्य हैं चाणक्य, उनको इसकी खबर मिल जाती है, व्यापारियों के द्वारा इसकी खबर मिल जाती है कि सिकंदर जो है विश्व विजय पर निकला हुआ है और वो भारत पर भी विजय प्राप्त करना चाहता है। तो जब ये जानकारी आचार्य चाणक्य को होती है तो ये इसकी सूचना जो है मगध के सम्राट घनानंद को देते हैं। और ये हम लोग बात किए थे कि कैसे घनानंद जो है इनकी बातों से सहमत नहीं होता है और इनको बेइज्जत करके बाहर निकाल देता है, इनके शिखा पकड़ के बाहर निकाल देता है और उसके बाद में ये कसम खाते हैं कि मैं नंदवंश का सर्वनाश करके एक अखंड भारत का निर्माण करूंगा। जब ये पाटलिपुत्रा से राजमहल से बाहर निकलते हैं तो पाटलिपुत्रा में ही नगर में ये देखते हैं, एक बालक को देखते हैं। कुछ बालक मिलकर के एक खेल खेल रहे थे जिसमें एक बालक जो है राजा बना हुआ था और बाकी के जो बालक हैं वे राजदरबारी और कुछ फरियादी बने हुए थे। उसी में से एक बालक फरियादी बन करके उस बालक के पास में जाता है जो बालक राजा बना हुआ था और उस बालक से कहता है कि राजन, मुझे दूध पीने के लिए गाय चाहिए। तो फरियादी बालक की बात सुन करके राजा बना हुआ बालक जो है सामने चढ़ती हुई गाय को दिखा कर कहता है कि उसमें से जो गाय पसंद है तुम लेकर के जा सकते हो। तब फरियादी बालक ये बात कहता है राजा बने बालक से कि अगर मुझे कोई रोका तो। तब ये जो बालक है, जो राजा बना बालक है, ये कहता है कि किसकी हिम्मत है जो राजा की बात ना माने। मैं यहाँ का राजा हूँ और मेरी बात यहाँ सबको माननी पड़ेगी। जब इस दृश्य को आचार्य चाणक्य देखते हैं तो उनको यकीन हो जाता है कि यही वो बालक है जिसमें क्षमता है एक शासक बनने की और इसको जो है इस बालक को जो है मैं जो है मतलब एक शासक के तौर पे तैयार करूंगा और इस बालक की सहायता से मैं इस नंदवंश का सर्वनाश करके अखंड भारत का निर्माण करूंगा। और उसके बाद में उस बालक को लेकर के वे चले जाते हैं तक्षशिला। वहां पर जाकर के अस्त्र और शस्त्र की शिक्षा देते हैं और इसको एक शासक के तौर पे तैयार करते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य का जो जीवन है इतना आसान नहीं था। कई कठिनाइयों से गुजरने के बाद जो है वे इस मुकाम तक पहुँचे, लेकिन उनके पास में एक सर्वश्रेष्ठ गुरु थे आचार्य चाणक्य, जिनके मार्गदर्शन में चंद्रगुप्त मौर्य जो है मौर्य वंश की स्थापना करने में सफल होते हैं। ये इतना आसान नहीं था। जब सिकंदर भारत में था, जब सिकंदर ने भारत में आक्रमण किया था, उसी समय कहा जाता है कि आचार्य चाणक्य जो है चंद्रगुप्त मौर्य के साथ में सिकंदर से मिले थे, लेकिन सिकंदर चंद्रगुप्त मौर्य की उदारता से क्रोधित होकर के सिकंदर जो है उसको मारना चाहा, लेकिन किसी प्रकार जो है चंद्रगुप्त मौर्य अपना जान बचा करके भाग गए। बाद में सिकंदर वापस चले जाते हैं और अपना जो प्रांत है अपने प्रांतपतियों को सौंप करके चले जाते हैं और भारत का जो पश्चिमी हिस्सा था यानी पश्चिमी भारत था उस पर जो है वो अधिकार हो जाता है यूनानियों का। और जब अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद में जब एक साम्राज्य विस्तार के लिए जो एक योजना बनाते हैं आचार्य चाणक्य,
उसी क्रम में जो है सबसे पहले जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं वे पर्वतीय राजा प्रवर्तक से मिलते हैं और उनकी सहायता प्राप्त करते हैं। उनकी सहायता प्राप्त करके सबसे पहले जो पहला विजय था आपका चंद्रगुप्त मौर्य का, वो था पंजाब। पंजाब पर जो है यवनों का अधिकार था, यूनानियों का अधिकार था, पंजाब पे यूनानियों का अधिकार था। और सबसे पहले जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं वो राजा प्रवर्तक की सहायता से पंजाब पे अधिकार करते हैं। और फिर पंजाब पे अधिकार करने के बाद वहाँ के कुछ लड़ाकों को मिला करके मगध पे आक्रमण करते हैं और मगध के अंतिम शासक घनानंद की हत्या करके मगध पे एक नए राजवंश मौर्य वंश की स्थापना करते हैं 322 ईस्वी में। 322 ईस्वी में, यानी कि 322 ईस्वी नहीं, सॉरी, ईसा पूर्व में। तो 322 ईसा पूर्व से जो है मौर्य वंश की शुरुआत हो जाती है। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, उनके कुल के बारे में, किस जाति के थे, इसमें इतिहासकारों में मतभेद है। बौद्ध ग्रंथों में चंद्रगुप्त मौर्य को क्षत्रिय कहा गया है, जबकि मुद्रा राक्षस जो विशाख दत्त के मुद्रा राक्षस है उसमें चंद्रगुप्त मौर्य को वृषल यानी कि निम्न कुल का माना गया है। तो कई लोग भी मानते हैं कि जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं वे नंद राजा हैं, घनानंद, उनकी एक दासी के पुत्र थे। कई लोग मानते हैं कि उनकी माता का नाम मूरा था, जिसके चलते उनका जो साम्राज्य का नाम हुआ मौर्य वंश हुआ आपका। तो खैर जो भी हो, कई मतभेद उनकी जाति को लेकर के। अलग अलग इतिहासकार अलग अलग रूप से उनकी जाति का वर्णन करते हैं। हम लोग आते हैं सीधे पॉइंट पे कि शासक कब बनते हैं। तो 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य जो है मौर्य वंश की स्थापना करते हैं और मगध पर एक नए राजवंश की स्थापना होती है जिसका नाम होता है मौर्य वंश। इनके अन्य नाम भी हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के कुछ अन्य नाम भी हैं। इनको सेंड्रोकोटस और एंड्रोकोटस भी कहा जाता है। सेंड्रोकोटस और एंड्रोकोटस भी कहा जाता है। इनका नाम की अगर बात करते हैं कि चंद्रगुप्त नाम की, तो चंद्रगुप्त जो इनके नाम का पुष्टि होता है, ये पुष्टि होती है रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से। हम लोग पिछला वीडियो में ही इसका बात किए थे कि जूनागढ़ जो अभिलेख है वो रुद्रदामन के द्वारा लिखवाया गया था और ये संस्कृत में लिखा गया सबसे बड़ा अभिलेख है। और इसी अभिलेख में सबसे पहली बार चंद्रगुप्त मौर्य का नाम आता है। तो चंद्रगुप्त मौर्य का और भी नाम है सेंड्रोकोटस, याद रखिएगा, एंड्रोकोटस और चंद्रगुप्त मौर्य तो है, ठीक है। इसके बाद में जब ये राजा बनते हैं तो वे एक स्वेच्छाचारी राजा थे। जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं स्वेच्छाचारी राजा थे और सारे अधिकार अपने पास में रखे हुए थे ना। प्लूटार्क ने कहा है, एक इतिहासकार हैं जिनका नाम है प्लूटार्क, और इन्होंने कहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने 6 लाख सैनिकों के साथ पूरे उत्तर भारत को रौंद दिया था। पूरे भारत को रौंद दिया था, यानी कि पूरे उत्तर भारत पे जो है इन्होंने अधिकार कर लिया था और एक अखंड भारत का निर्माण किया था। इनका एक प्रसिद्ध युद्ध हुआ था 305 ईसा पूर्व में। ये हुआ था आपका सेल्यूकस निकेटर के साथ में। सेल्यूकस निकेटर सिकंदर के सेनापति थे। जब सिकंदर वापस चले आते हैं तो अपने जो भी जीते हुए प्रदेश थे वे अपने सेनापतियों में बांट देते हैं
और उसी में से एक सेनापति थे सेल्यूकस निकेटर। तो सेल्यूकस निकेटर के साथ जो है 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य की लड़ाई होती है, युद्ध होता है, और उस युद्ध में जो है सेल्यूकस निकेटर की हार होती है और चंद्रगुप्त मौर्य विजयी हो जाते हैं। बाद में इन दोनों के बीच एक संधि होती है और इस संधि के तहत दो बातें होती हैं। पहला कि सेल्यूकस निकेटर के अंतर्गत जो कुछ प्रांत थे, जैसे कि कंधार, काबुल, हेरात, पश्चिम ईरान और बलूचिस्तान, ये जो प्रांत हैं सेल्यूकस निकेटर चंद्रगुप्त मौर्य को दे देते हैं। इसके साथ ही ये अपनी पुत्री कार्नेलिया हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर देते हैं। ठीक है, ये संधि होती है। बदले में जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं वे 500 हाथी उपहार के तौर पे सेल्यूकस निकेटर को देते हैं। ये दोनों के बीच में संधि हुई थी। ठीक है, तो इसके बाद देखते हैं, तो ये जो कार्नेलिया हेलेना है इसके साथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह हुआ था। इसके अलावा इनकी एक और पत्नी भी थी। इनकी जो पहली पत्नी थी वह थी दुर्धरा। अगर बात करते हैं पत्नी की तो इनकी दो पत्नियां थी, कहीं तीन का उल्लेख मिलता है लेकिन ऑथेंटिक दो ही है। एक है दुर्धरा जिससे कि बिंदुसार का जन्म होता है, और दूसरी है हेलेना जिससे कि जस्टिन का जन्म होता है। तो दो इनकी पत्नियां थी, दुर्धरा और हेलेना। दुर्धरा से जो पुत्र पैदा होता है उनका नाम होता है बिंदुसार, जो कि मौर्य वंश के अगले शासक बनते हैं, और हेलेना से जो पुत्र होता है वो होते हैं जस्टिन। ठीक है, अपने शासनकाल के अंतिम दिनों में जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं वे जैन धर्म को स्वीकार कर लेते हैं, और ये जैन धर्म की दीक्षा लेते हैं भद्रबाहु से, जैन गुरु भद्रबाहु से। जैन गुरु भद्रबाहु। तो अपने अंतिम दिनों में चंद्रगुप्त मौर्य जैन गुरु भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ले लेते हैं, और उसके बाद में अपना जो शासन है अपने पुत्र बिंदुसार को सौंप करके इनके साथ जो है ये कर्नाटक चले जाते हैं। कर्नाटक में एक जगह है श्रवण बेलगोला, और वहीं पर एक पहाड़ी है चंद्रगिरी पहाड़ी। वहीं पर जाकर के संलेखना विधि एक विधि है जिसका नाम है संलेखना विधि के द्वारा अपना प्राण त्याग देते हैं। मतलब इस विधि में जो है लोग जो है अन्न जल खाना छोड़ देते हैं और उपवास के द्वारा अपने शरीर का त्याग कर देते हैं। इस विधि को संलेखना विधि कहते हैं, और इस विधि के द्वारा जो है ये चंद्रगुप्त मौर्य अपने शरीर का त्याग कर देते हैं। तो इस तरह से जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं एक बड़ा सा साम्राज्य, एक विशाल साम्राज्य जो है अपने पुत्र बिंदुसार के हिस्से छोड़ करके जाते हैं, और जो एक सपना था, एक प्रतिज्ञा थी, एक प्रण थी आचार्य चाणक्य की अखंड भारत बनाने की,
तो वो इसको पूरा करते हैं। यहाँ पर आपको हम ये भी बता दें कि जो जब ये राजा बनते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य राजा बनते हैं, तो इनके जो महामंत्री बनते हैं वे चाणक्य बनते हैं, और इन्हीं के मार्गदर्शन में चंद्रगुप्त मौर्य अखंड भारत का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो ये थे चंद्रगुप्त मौर्य। इसके बाद में हम लोग बात करेंगे बिंदुसार के बारे में। ठीक है, एक बात और आ गई कि इन्हीं का टाइम पे जो है सेल्यूकस निकेटर के एक राजदूत जो है इनके शासनकाल में आए थे, जिनका नाम था मेगास्थनीज। मेगास्थनीज जो कि सेल्यूकस निकेटर के राजदूत थे, वे चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आए थे और इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था इंडिका। इसका नाम है इंडिका। तो इंडिका पुस्तक किसकी है? मेगास्थनीज की है। और मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर के राजदूत थे जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आए थे, पाटलिपुत्र आए थे, और इस पुस्तक में इन्होंने पाटलिपुत्र के जो सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक जो समाज है उसका वर्णन किया है। जो भी आपका पाटलिपुत्र का सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति है उसका सटीक जो वर्णन है इस पुस्तक में मेगास्थनीज ने किया है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। फिर हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में बिंदुसार के साथ में। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।